देखिए, जब भी कोई एस्पिरेंट गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो कहीं न कहीं उसका सपना होता है कि गेट के एग्ज़ाम में यार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आनी ही आनी। इसी जज़्बे के साथ एक गेट एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। तो गेट एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने की जरूरत है, आज के सेशन में उसकी डिटेल्ड में एग्जैक्ट एनालिसिस आपको करके मैं बताने वाला हूं। साथ के साथ सेशन के एंड में आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर एक बेहतरीन लर्निंग और एक अच्छा थॉट प्रोसेस देने वाला हूं, जिससे आप अगले 7 मंथ तक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ना सिर्फ अपनी प्रिपरेशन प्लान कर पाएंगे, उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे और गेट 2026 में एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में अपने आप को शामिल कर पाएंगे। आज का ये सेशन तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट जो लर्निंग लास्ट में मैं आपको देने वाला हूँ, उसको अगर आपने अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर लिया, उसको अच्छी तरीके से अगर आपने एब्जॉर्ब कर लिया, तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि गेट एग्जाम में आप अपनी पोटेंशियल से बढ़कर परफॉर्म कर पाएंगे। तो सेशन को पूरा देखेंगे और लर्निंग्स को ज़रूर आप लोगों को एब्जॉर्ब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में मैं ऑल इंडिया रैंक 1 का जो डेटा डिस्कस करने वाला हूँ, वो इन पर्टिकुलर ब्रांचेस का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, CS, DA, IN, ME, सिविल, इन पर्टिकुलर ब्रांचेस के पिछले कुछ साल के टॉपर्स का डेटा मैं आपको बताऊंगा। फिर उनको एक टेबल के फॉर्म में अरेंज करके एक कंपैरिजन आपको दिखाऊंगा। उसके साथ साथ मैं अपना प्रेडिक्शन बताऊंगा कि आपको 2026 में AIR 1 लाने के लिए, अंडर 100 रैंक लाने के लिए या अंडर 500 रैंक लाने के लिए कितने मार्क्स तक लाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इन सारी ब्रांचेस का डेटा कलेक्ट करने के बाद लास्ट में जो लर्निंग है वो आज के इस सेशन का हाईलाइट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच की। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में गेट 2025 में जिनकी फर्स्ट रैंक आई थी, इन्होंने खैर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। ये थर्ड ईयर में ही फर्स्ट रैंक लेकर आ गए थे। स्वर्णव विश्वास इनका नाम है। 82.67 मार्क्स हैं और गेट स्कोर इनका 1000 है। तो 100 में से लगभग 83 नंबर के आसपास इन्होंने स्कोर कर दिया था। ऑब्वियसली इन्होंने अटेम्प्ट ज़्यादा करा होगा, कुछ गलत भी हो गए होंगे इनके, तो ये 82.67 पे इनके फर्स्ट रैंक है। ये 25 का डेटा है। अब आते हैं हम लोग 24 के डेटा पे। 24 का जो डेटा था, इसमें राजा मांझी थे, इन्होंने 84.67 मार्क्स ऑब्टेन करे थे। ऑब्वियसली गेट स्कोर इनका 1000 था। इनकी ऑल इंडिया रैंक 1 थी 2024 में। तो आप देखिए 25 24 में जिन बच्चों की रैंक 1 आई, अभी तक वो एज ऑफ नाउ 80 के ऊपर वो कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं। अब आते हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त और आप लोग जानते होंगे, तो सिद्धार्थ सबरवाल सर, इनकी जो है ऑल इंडिया रैंक 1 थी। इन्होंने 90 मार्क्स के आसपास स्कोर कर दिया। हालांकि ये टीचर हैं, तो थोड़ी देर के लिए इनका डेटा सैम्पल स्पेस के बाहर रख लेते हैं, इनका डेटा भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं राम बालाजी। राम बालाजी एस ने 78 मार्क्स ऑब्टेन करे हुए थे 2022 गेट में। स्कोर इनका भी 1000 था। तो अगर अभी तक का हम डेटा देखें तो 78 से लेकर लगभग आप मान के चलो 85 के बीच में डेटा आपका फ्लक्चुएट कर रहा है कंसिस्टेंटली। फिर से सिद्धार्थ सर आ गए, तो इनको भी अभी सैम्पल स्पेस के बाहर रखते हैं क्योंकि ही इज़ अ टीचर, तो इनको अभी हम इंक्लूड नहीं करते। पर फिर भी टीचर होने के बावजूद ये भी सिर्फ 82 मार्क्स ही ला पाए, 100 तो ये भी नहीं लेके आ पाए, जबकि इतने सालों का एक्सपीरियंस है और पहले भी गेट का एग्जाम एज ए स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छी रैंक के साथ क्लियर कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कल्पित अग्रवाल। इनके भी देखो 82 मार्क्स थे और ये है ईयर 2020। तो मैं अभी तक आप लोगों को 2025 से 2020 तक का डेटा बता चुका हूँ। 2019 में रजत सोनी, इनकी ऑल इंडिया रैंक 1 थी। इनके देखो 89 मार्क्स थे 2019 में। और 89 मतलब मान के चलो कि अभी तक हमने जितनी भी डेटा के एनालिसिस करी स्टूडेंट्स थी, उसमें इन्होंने हाईएस्ट मार्क्स 89 एज ऑफ नाउ स्कोर करे हुए। फिर अर्नब अधिकारी 2018 में अगर हम देखें तो 80.67 के आसपास मार्क्स लेकर आ गए। तो अगर हम इन डेटा को एक सिंगल चार्ट में कंपाइल करके देखें तो आप देखिए 2025, 2025, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 में मार्क्स का अगर आप कंपैरिजन देखें तो 82, 84, 90, 78, 82, 82, 89, 80। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अगर ये पूरा डेटा हम लोग एक जगह पे इकट्ठा करके देखें तो ये समझ में आता है कि यार ऑब्वियसली किसी साल पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया होगा, किसी साल थोड़ा सा आसान आया होगा, बट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में पिछले 7-8 सालों से काफ़ी बैलेंस्ड पेपर बन रहा है, जिस वजह से टॉपर्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट। किसी साल ऐसा नहीं हुआ है कि 60 नंबर पे भी ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई, ऐसा नहीं हुआ है। ना ही कभी ऐसा हुआ है कि 97 98 का आंकड़ा किसी ने टच कर दिया जैसा बाकी ब्रांचेस में होता है। तो पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का पेपर थ्रू आउट द ईयर बैलेंस बन रहा है। इसमें अगर किसी एक बच्चे को अच्छी रैंक लेकर आनी है, अब वो अच्छी रैंक में अगर वो फर्स्ट रैंक को टारगेट करना चाहता है, तो मेरे हिसाब से आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप एबव 80 स्कोर करने का
एक टारगेट रखो। जितने भी आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने वाले हो, जो भी आपका प्रिपरेशन लेवल रहने वाला है, अगर आप उसमें कंसिस्टेंटली 80 प्लस स्कोर कर रहे हो तो चांसेस बनते हैं कि आपके ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएंगे। अदरवाइज आप टॉप 10 में तो रहोगे रहोगे। जो लोग अंडर 100 लाने का सपना देख रहे हैं उनको एबव सेट 70 का टारगेट रखना चाहिए, और जो चाहते हैं कि सर हमारी अंडर 500 रैंक आ जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का जो प्रीवियस ट्रेंड है उसके बेसिस पर अगर आप 60 के ऊपर भी मार्क्स स्कोर करते हो तो अंडर 500 रैंक आपकी श्योरली आ जाएगी। आई होप ये एनालिसिस आप समझ पा रहे हैं। इस एनालिसिस को प्रीवियस डेटा के बेसिस पे मैंने आपको बताया हुआ है। अब आने वाले एग्जाम में जैसा मैंने बताया कि आपको किस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करनी है, सेशन के एंड में उसकी मैं पूरी डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूँ। आई होप जितने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले बच्चे हैं उनको एक क्लियर कट आइडिया मिल गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा कि हमारा इस टाइम पे किस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए और कैसा टारगेट होना चाहिए। बट मैं ये आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का पेपर हमेशा से, मतलब बहुत पिछले 7-8 साल से कोई पेपर बहुत टफ नहीं आया। हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभार कोर बहुत टफ दे देता है तो नॉन कोर आसान दे देता है, कभी कभी नॉन कोर टफ दे देता है, कोर आसान दे देता है, तो दोनों में एक बैलेंस बना के रखता है। तो आप अगर एक अच्छी प्रिपरेशन करते हो, अच्छे टीचर से पढ़ते हो और खुद मेहनत करते हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके अच्छी रैंक लाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। तो इलेक्ट्रिकल वाले भी वेट कर रहे होंगे, आइए उनके भी टॉपर्स की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2025 में प्रदीप चौहान है, इनकी फर्स्ट रैंक है। इनके देखिए 81.67 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद मनोज कुमार सिन्हा, अगर हम लोग 2024 में देखें तो इनके 77 मार्क्स थे इलेक्ट्रिकल में, ऑल इंडिया रैंक 1 इन्होंने ऑब्टेन करा हुआ था। फिर अगर हम देखें 2023 का डेटा, इसमें 2023 में काफ़ी ये सरप्राइजिंग है। अगर आप थोड़ा ध्यान से नोटिस करो तो बिल्कुल ये आउट ऑफ द प्लेस डेटा लग रहा है कि यार 66 मार्क्स पे ऑल इंडिया रैंक 1 चली गई। ठीक है, 66 मार्क्स पे ऑल इंडिया रैंक 1 है भंवर सिंह की। ये 2023 का डेटा होगा। 2023 का जो इलेक्ट्रिकल का पेपर था और आई थिंक 2018 का, ये दो पेपर 2018 में बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, बट 2023 और 2018 का ये दो पेपर था, लैंडमार्क पेपर था। बहुत ही टफ पेपर बना था, बहुत टफ पेपर बना था। आप देख लोगे कि टॉपर भी 66 मार्क्स लेकर आ पाया, जबकि अदर ब्रांचेस में कंसिस्टेंटली या इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल में भी कंसिस्टेंटली लोग 80 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं जो ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आ चुके हैं। तो 66 मार्क्स इन्होंने ऑब्टेन करे हुए इसमें। फिर उसके बाद अगर 2022 का देखो तो वापस से देखो 92.67 गौरव कुमार का। फिर आकाश 2021 में अगर आप देखोगे तो आकाश ढिल थे, 85.33 मार्क्स इन्होंने ऑब्टेन करे हुए थे। फिर 2020 में अगर आप देखो, 2020 का डेटा ये आभास रहा, जो मैं बता रहा था 2020 का पेपर भी काफ़ी टफ आया था और 2023 का पेपर काफ़ी टफ आया था, क्योंकि उस सर हम लोग काफ़ी सरप्राइज हुए थे कि यार इस टफ पेपर में कोई कैसे 87.33 मार्क्स लेके आ सकते। 2022 का 20 का जो हम लोग सॉल्यूशंस वगैरह बना रहे थे उस टाइम पे, ऑफलाइन कोचिंग में मैं पढ़ाता था क्रिएट्रिक्स में, तो जो हम लोग सॉल्यूशंस बना रहे थे तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि मतलब इस बार टॉपर के ज़्यादा से ज़्यादा 70 तक कोई जाएगा, है ना। तो उस साल ये काफ़ी अच्छा करके लेके आए थे आभास राय, तो काफ़ी प्रोडिजी टाइप के, इंटेलिजेंट टाइप के रहे होंगे कि इतने टफ पेपर में इन्होंने इतना अच्छा मार्क्स स्कोर किया था। उसके अलावा 2019 में अगर आप देखोगे तो रितेश लगभग 100 नंबर ये ले ही आए थे। मुझे लगता है कि एक आधा गोले वोले इन्होंने गलत भर दिए होंगे तो इस वजह से रह गया, नहीं तो ये 100 नंबर टच कर गए थे, क्योंकि पेपर बहुत ही आसान आया था उस साल। तो 70 के ऊपर भी जो लेके आए थे उनकी भी 1000 के बाहर रैंक थी। 2019 का मैं बात कर रहा हूँ। फिर बाकी हमारे आदरणीय अंकित गोयल सर, ये 94 मार्क्स लेके आए थे, बट इनको भी सैम्पल स्पेस के बाहर रखते हैं क्योंकि उस टाइम पे ये एक स्टैब्लिश टीचर बन चुके थे। बट हालांकि 94 मार्क्स ये लेकर आए थे उस पर्टिकुलर पेपर में, 100 तो सर भी नहीं ला पाए। तो इसका मतलब 100 का आंकड़ा तो चेज करना गलत है, उसको हमें चेज नहीं करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखो तो इस पूरे में अगर ये एक डेटा मैं हटा दूं तो मोटा मोटा आप देखो कि फ्लक्चुएशंस बहुत है इलेक्ट्रिकल के पेपर में, है ना। चलो इसको भी ले लेते हैं, 2024 वाला भी ले लो, 77। तो फ्लक्चुएशंस बहुत है इसमें। किसी साल देखो 97 है, किसी साल 66। और इलेक्ट्रिकल का पेपर ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा सा यार बनाते टाइम पे उनको बैलेंस आउट करने की ज़रूरत। कभी कभार बहुत आसान बना देते हैं, जैसे 2019 का, या इनफैक्ट 2021 का भी मेरे ख्याल से बहुत आसान आया था, 21 या 22 का। हाँ, 22 का भी देखो बहुत आसान आया था। उस टाइम पे हम लोग बैंगलोर में सॉल्यूशन कर रहे थे इसका, तो बहुत आसान पेपर आया था। तो एक बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो एज ए इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट मैं दो थॉट प्रोसेस लेकर जाऊँगा। पहला कि मैं एक स्किल डेवलप करूँगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि मैं पेपर को देखकर उसका थोड़ा सा नेचर जज कर पाऊँ कि पेपर डिफिकल्ट है या आसान है। उसके बेसिस पर मैं एक रेंज बनाऊंगा। बट ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूँ तो आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी भी प्रकार के पेपर में एटलीस्ट आप 80 प्लस स्कोर करने की कोशिश करो। पेपर अगर बहुत टफ आ जाएगा तो पेपर में आपको आइडिया लग जाएगा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा आपको। बट
80 के ऊपर आप सेफ मान सकते हो ऑल इंडिया रैंक 1 है, 70 के ऊपर यहाँ पर भी आपके अंडर 100 आ जाएगी, और 60 के ऊपर अगर आप लेकर आते हो तो अंडर 500 रैंक आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन ये प्रीवियस ईयर के बेसिस पर डेटा बताए, मान लो पेपर बहुत आसान आ गया तो फिर यहाँ पर ये मार्क्स ऑलरेडी आपका यहाँ पर स्केल अप होता चलाएगा। ये मैं एक ऐसे पेपर की बात कर रहा हूँ जो एक ठीक ठाक डिफिकल्टी लेवल को जस्टिफाई करता है, जिसके लिए गेट जाना जाता है। तो गेट में अगर प्रिपरेशन करने के बाद, 1 साल 1.5 साल मेहनत करने के बाद, या नेक्स्ट 7 मंथ्स तक पूरा एफर्ट डालने के बाद हम अगर इनमें से किसी भी एक ब्रैकेट में आ पाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, हमारी दोबारा तैयारी करने की नौबत नहीं आएगी। दिस इज आई एम वेरी वेरी श्योर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल का डेटा था। चलो अब कंप्यूटर साइंस का डेटा लगे हाथ देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस में 2025 में जिनकी रैंक आई, इन्होंने भी 2-3 लोग तो हैं जो हिस्ट्री क्रिएट करते जा रहे हैं। ये 100 में से 100 नंबर लेके आ गए। ठीक है, कुछ गलती नहीं किया इन्होंने, सारा पेपर सही कर डाला। तो ऑल इंडिया रैंक 1 में 100 में 100 नंबर, और गेट स्कोर ऑब्वियसली 1000 तो इनका हो ही जाएगा। फिर लास्ट ईयर जो था 2024, पीयूष थे, इनके 90 मार्क्स थे। फिर जयदीप थे, इनके 93.67 मार्क्स थे। अभिनव थे, 81 मार्क्स। जयदीप दो लोग, जयदीप नाम ही है ऑल इंडिया रैंक 1 वालों का, तो 87.81 इनके मार्क्स थे। 2020 वाला हितेश का अगर आप देखोगे 91 मार्क्स थे। तो यार सीएस में तो मतलब अलग ही गेम चल रहा है। सीएस में अगर आप देखोगे तो करीबन लगभग ऑलमोस्ट साल दर साल 90 के ऊपर कंसिस्टेंटली लोग मार रहे हैं इसमें। ठीक है, 90 के ऊपर आसपास लेके आ रहे हैं। तो सीएस में थोड़ा सा प्रिपरेशन के दौरान लेवरेज लेते हैं। जैसे होता है ना, कभी अगर 350 रन चेस करना है तो पहले 10 ओवर में फिर आप 80-90 रन बनाओगे, 9 के रन रेट से खेलोगे। हालांकि 350 चेस करने के लिए आपको पता है हर ओवर 7 रन ही चाहिए, बट फिर आप हर ओवर 7 रन लेके नहीं चल सकते, क्योंकि बीच में ऐसे बहुत सारे ओवर्स आएंगे जहाँ पे आप 2-3 रन भी नहीं बना पाओगे या मिडन खेलोगे। तो 8-9 का आप एवरेज लेके चलो स्टार्टिंग में। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रिपरेशन के दौरान 90 के ऊपर टारगेट करने का सपना रखो। जितने भी सीएस एस्पिरेंट्स हैं, अंडर 100 डालने के लिए आपको 80 के ऊपर, और अंडर 500 डालने के लिए 70 के ऊपर आपको टारगेट कर देना चाहिए। इसके बाद डेटा साइंस का देते हैं। डेटा साइंस या और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीए का अगर हम लोग बात करें तो इसमें अभी 2 साल से पेपर हो रहा है। 2025 में जो टॉपर थे निखिल जो थे, उन्होंने 96.33 मार्क्स इसमें ऑब्टेन कर दिए थे, जो विच इज़ वेरी वेरी ह्यूज, क्योंकि जनरली डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतने मार्क्स स्कोर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और उसके अलावा सेकंड नंबर पर साई श्रीकर जी थे, जिन्होंने 90 मार्क्स इन्होंने ऑब्टेन करे हुए थे 2024 में। तो इसमें 2 साल का ही डेटा है, जो कि हमें बताता है कि अगर रैंक 1 आपको डीए में चाहिए तो 90 के ऊपर आप इसमें फोड़ने का देखो। ठीक है, और इसमें भी ऑब्वियसली सेम आप आंकड़ा ले सकते हो कि अगर आप इसमें 70 के ऊपर लेकर आते हो तो 500 के अंदर आपके रैंक आने के चांसेस रहेंगे इसमें। ये डेटा जो मैं वर्डिक्ट आपको दे रहा हूँ, ये वर्डिक्ट मैं आपको गेट 2026 के बेसिस पर दे रहा हूँ, ये मानते हुए कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल वैसे ही रहेगा जैसा कि प्रीवियस ईयर्स में देखा जा रहा है। एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल, बाकी सारी ब्रांचेस में मैं कह सकता हूँ कि बैलेंस पेपर बन रहा है इस लेवल पे कि टॉपर के मार्क्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है थ्रू आउट द ईयर्स। तो सेम पैटर्न को आप एक्सेप्ट करते हुए अपनी प्रिपरेशन लेवल को इंक्रीज कर सकते हो, या फिर अपनी तैयारी को थोड़ा सा एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचा सकते हो। आईएन के बच्चे भी बहुत देर से वेट करोगे, आईएस आईएन का भी डेटा देख लेते हैं। तो इसमें गेट 2025 में जो ऑल इंडिया रैंक 1 थे, कैलाश थे, इनके 65 मार्क्स आए। पेपर काफ़ी टफ आया था, इस वजह से देखो टॉपर के भी सिर्फ 65 मार्क्स यहाँ पे आए। ऋषभ का अगर आप देखोगे तो 82.6 मार्क्स थे गेट 2024 में। 23 में जो टॉपर थे आकाश श्रीवास्तव, इनकी 78.33 मार्क्स थे। उसके अलावा 2022 में जो टॉपर थे प्रनीत कुमार, ये हमारे स्टूडेंट थे, उस टाइम पे 88.33 मार्क्स इनके आए थे। उसके अलावा प्रतीक प्रकाश शिंदे का अगर देखोगे 79.00 मार्क्स 2021 में। 2020 में देखोगे तो कृष्णा सिंह राजपूत के 82.33। तो इसमें भी अगर आप ये वाला देखो 65 है ना। बाकी वैसे अगर आप देखो तो आपको हमेशा ऑलमोस्ट 80 के आसपास ही आंकड़ा दिखेगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, इन ब्रांचेस को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो। जैसे कि इलेक्ट्रिकल में पेपर कभी कभार क्या हो रहा है, बहुत टफ बहुत आसान, तो हमें अपना एक 80 प्लस का टारगेट लेने के साथ साथ हमको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देकर, या फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं अपनी प्रिपरेशन में, तैयारी के साथ साथ ये भी स्किल डेवलप करनी है कि जब भी हम कोई टेस्ट दें, कोई फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें, कोई सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दें, कुछ भी दें, तो हम एटलीस्ट उसका डिफिकल्टी लेवल जज करने की स्किल डेवलप कर पाएँ, सो दैट हमको आइडिया रहे कि यार पेपर सच में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, तो जो क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे हैं वो बाकी लोगों से भी नहीं हो रहे होंगे। तो 80 प्लस चेज करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा नेगेटिव कर जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक आपको लाइन बनानी पड़ेगी कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आपको लग रहा है, कुछ क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि यार काफ़ी ज़्यादा टफ आ रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको अपने आप को होल्ड करना होगा, एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करना होगा, देखना होगा कि जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं आप उनको बिल्कुल परफेक्टली सही कर दो। और पहले 2 घंटे में तो आपको यही करना चाहिए कि जितने क्वेश्चंस में आप बिल्कुल श्योर हो उन क्वेश्चंस को आप हिट कर लो। लास्ट के घंटे में देखो कि यार जो काफ़ी डिफिकल्ट लग रहे हैं, पेपर में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ दे रखा है, तो उनको आप छोड़ दो, या फिर जब बहुत श्योर हो तभी आप उनको मार्क करो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको हिदायत मैं अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें भी अगर ओवरऑल देखें तो 80 के ऊपर आपके प्रिपरेशन का
का एक लेवल होना चाहिए, एक एवरेज डिफिकल्टी लेवल के पेपर में। पेपर बहुत डिफिकल्ट है तो ऑब्वियसली फिर वहाँ पर आपको 60 प्लस एनी वे स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आप AIR 1 टारगेट करो किसी भी तरह के लेवल के पेपर में। तो अंडर 100 के लिए अबव 70 और अंडर 500 के लिए आपको अबव 60 का एक आंकड़ा बना के रखना चाहिए IN वाले सारे बच्चों को। आइए अब मैकेनिकल की बात कर लेते हैं। मैकेनिकल में जिनकी फर्स्ट रैंक 2025 में थे उनके 95.33 मार्क्स थे, 24 में 84.6 मार्क्स थे। आर्यन थे। आइए अब मैकेनिकल की बात कर लेते हैं। मैकेनिकल में रजनीश बिजरानिया थे 2025 में, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 थी, 95.33 मार्क्स इनके थे। 24 में सूरज थे, इनकी ऑल इंडिया रैंक 1 थी, 84.67 मार्क्स। उसके बाद आर्यन थे 2023 में, इनके 90.67 मार्क्स थे। फिर उसके बाद निखिल थे, इनकी ऑल इंडिया रैंक 1 थी, इनके 90.05 मार्क्स थे। सुयश थे 2021 में, 93.22 मार्क्स थे। तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हो कि जो मैकेनिकल ब्रांच है उसमें भी अगर आपको AIR 1 चाहिए तो कंसिस्टेंटली आपको 90 के ऊपर, और अगर अंडर 100 चाहिए तो अबव 80 और अंडर 500 चाहिए तो अबव 70 आपको टारगेट करना पड़ेगा। सिविल की अगर हम लोग बात करें तो सिविल में 25 में जिनके ऑल इंडिया रैंक 1 थी, अभय इनके 89 लगभग मार्क्स लेकर आए थे ये। भानु जो थे 2024 में इनके 87.33 मार्क्स थे। उसके बाद सुबन थे 83 के करीबन इनके मार्क्स आए थे 2021 में। 2022 में अभिषेक अग्रवाल थे 97, लगभग 100 का आंकड़ा इन्होंने भी टच कर दिया था। फिर उसके बाद अमित शर्मा थे 2021 में 95.56 मार्क्स इनके। सुमित देवड़ा थे 2020 में 90.77। प्रखर थे 2019 में, इनके मार्क्स का एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर भी अगर आप एक पैटर्न नोटिस करो तो इस पर्टिकुलर पैटर्न में आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे भी 90 के आसपास यार कंसिस्टेंटली आप मान के चलो। तो अबव 90 अगर आप टारगेट करते हो सिविल ब्रांच में तो आप एक सेफ साइड में रह सकते हो। अगेन बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये डेटा प्रीवियस ईयर के बेसिस पर है और एक एवरेज डिफिकल्टी लेवल के पेपर में आपको ये समझना चाहिए। तो अब ये सारा डेटा बताने के बाद अगर किन्हीं दो ब्रांचेस को हम देखें तो IN और इलेक्ट्रिकल के पेपर में की डिफिकल्टी लेवल में काफ़ी फ्लक्चुएशंस हैं। बाकी सारे पेपर में मोर और लेस सेम लेवल का पिछले 7-8 साल का कंसिस्टेंटली आपसे डेटा पूछा जा रहा है। अब जो मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में बताया था कि आपको कुछ पर्टिकुलर स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, वो कौन कौन से स्किल्स हैं। देखिए, जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करने के बाद जब आप अक्टूबर नवंबर तक पहुंच चुके होंगे, जाहिर सी बात है कि दिसंबर से आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। तो जब भी आप कोई भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने बैठें तो सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व ना करें, सिर्फ वहाँ पर मार्क्स को लेकर एनालिसिस ना करें, बल्कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी जज करने की स्किल आप डेवलप करो। ठीक है, कि एक नज़र में आपने पूरा पेपर जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लिया और थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया वहाँ से कि अच्छा ठीक है ये पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा लग रहा है। फिर अगले आधे घंटे 1 घंटे में जो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं पूरे पेपर में ढूंढ ढूंढ के वो सारे क्वेश्चंस लगा लो, जो नहीं आ रहे हैं उनको तुरंत छोड़ दो। तो पहले 1 घंटे में पेपर में आप वो सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट टच कर चुके होंगे जिसमें आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कंफर्टेबल थे। अगर आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कंफर्टेबल हैं तो ये टाइम अपने आप बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब पेपर का लेवल थोड़ा सा ईजी पूछा गया है। अगर 1 घंटे करने के बाद फिर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है यार कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, किसी में 1-2 बार आपने अटेम्प्ट किया कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो समझ जाना पेपर थोड़ा सा टफ साइड में पूछा गया है। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने अच्छी तरीके से मेहनत करके तैयारी करी हुई है। उसके साथ साथ पेपर में अगर NAT ज़्यादा पूछे गए, पेपर में अगर MSQ ज़्यादा पूछे गए तो जाहिर सी बात है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। पेपर में अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है, जैसे कि जनरली इलेक्ट्रिकल में लास्ट ईयर रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस पूछ लिए गए, या फिर 2023 में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल में कुछ बहुत ही उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स में, तो मैथ्स का लेवल थोड़ा सा टफ आ गया था, एप्टीट्यूड का लेवल टफ आ जाए तो समझ जाना पेपर में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल टच है। पेपर में जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें जनरली प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा जाता, तो क्लास वगैरह में भी टीचर्स उसको उतना डिटेल में टच नहीं करते क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ से कोई क्वेश्चन आ गया, कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, तो समझ जाना पेपर का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है। ये आपको पेपर में जज नहीं करना है, ये जो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे ना, वो हर मॉक टेस्ट में आपको डिफिकल्टी लेवल जज करना है, अपने माइंड को सिग्नल देना, अच्छा ये पेपर का लेवल ऐसा, चलो मैं ऐसे अटेम्प्ट करता हूँ। ऐसे अगर आप 15-20 बार 15-20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके जाओगे तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप जब एक्चुअल पेपर देने जाओगे ना तो वो आपको एक तो मॉक टेस्ट का एक्सटेंशन लगेगा, दूसरा ये लेवल जज करने वाला साइकोलॉजिकल स्किल आपके अंदर डेवलप हो चुकी होगी। उसके अलावा पेपर अटेम्प्टिंग फिलॉसफी डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, पहले 1 नंबर का करें, पहले 2 नंबर का करें, पहले एप्टीट्यूड करें, मैथ करें क्या ना करें। ये अगेन फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे देकर आप अपनी फिलॉसफी बिल्ड कर लीजिए कि अच्छा मेरे लिए ये ज़्यादा काम कर रहा है कि मैं एप्टीट्यूड पहले करता हूँ, फिर मैं मैथ्स कर लेता हूँ, फिर 1-1 नंबर के कर लेता हूँ। कुछ लोगों के लिए टेक्निकल क्वेश्चन जल्दी हिट करते हैं तो टेक्निकल क्वेश्चन ऑनवर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ये चीज़ करना है कि जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आपको आ रहे हैं उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका सिलेक्शन इस वजह से कभी नहीं रुकता
रुकता जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होते। हमेशा सिलेक्शन इस वजह से रुकता है कि जब हम आते आते क्वेश्चन गलत करते हैं। सपोज 100 नंबर का पेपर है, हमें 60 नंबर का आता है, तो हमारे 60 नंबर पूरे आने चाहिए, जो 40 नंबर नहीं आ रहा है वो पहले छोड़ो। यानी जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे होगे, तो अगर आपको उस पेपर में 70 नंबर का आ रहा है, तो आप कोशिश करो कि 2 3 4 5 मॉक टेस्ट के बाद आपके 70 पूरे आने चाहिए। जो 30 नहीं आ रहा वो छोड़ दो पहले। तो जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट की एनालिसिस करो, तो एनालिसिस हमेशा 2 स्टेप्स में करो। पहला स्टेप कि मुझे पेपर में 100 में 70 आता था, बट मेरे आए 50, तो ये 20 का जो गैप है कि 70 का आता था मगर 50 क्यों आए, क्या सिली मिस्टेक्स हो गए, फॉर्मूले गलत कर दिए, क्वेश्चन को गलत तरीके से पढ़ लिया, डेटा गलत उठा लिया, कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया, इन सारी चीज़ों को एक कॉपी पे डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करो, सो दैट चौथे पांचवें मॉक टेस्ट में आपकी एक्यूरेसी डुएबल क्वेश्चंस में 100% आ जाए। फिर उसके बाद टारगेट करो कि यार अच्छा ठीक है, अब 70 में से आ रहे थे 70, तो 70 आ गए पूरे। किसी पेपर में 55 का आता था तो 55 पूरे आ गए। अब कोशिश करो कि ये जो 45 मार्क्स का आपसे नहीं हुआ या 30 मार्क्स का आपसे नहीं हुआ, उसमें क्यों नहीं हुआ, क्वेश्चंस क्यों स्ट्राइक नहीं किए, क्या कॉन्सेप्ट ऐसा पूछा गया था, क्लास नोट्स में आके डिस्कस करो उसको, टीचर से डिस्कस करो, कोई आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो उसमें जाके आप डिस्कशन कर लो। जैसे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप देता हूँ, जब आप विशाल गेट कोड लगाकर अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हो, तो आपको मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप देता हूँ। वहाँ पर आपको जो डाउट पूछना है, जितना डाउट पूछना है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब बेधड़क आप पूछ सकते हो। सारे डाउट्स का आंसर फटाफट वहाँ पे किया जा सकता है। तो जितने भी ईसी इलेक्ट्रिकल के एस्पिरेंट्स अगर मेरे साथ जुड़ के आप प्रिपरेशन करना चाहते हो और चाहते हो कि मैं आपकी प्रिपरेशन को डायरेक्टली मॉनिटर करूँ, तो आप अनअकैडमी प्लस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से ज्वाइन कर लो। मेरी टीम को इन्फॉर्म कर दो। कैसे इन्फॉर्म करोगे मेरी टीम को? आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहाँ मेरी टीम का नंबर मिल जाएगा। डायरेक्टली आपने जो विशाल गिट कोड लगाया उसका स्क्रीनशॉट उनको भेज दीजिए। वो आपको स्टडी मटेरियल, वो आपको डीपीपीस, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी स्टार्ट करो। चलो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो उसके अलावा 2 और इग्नोर्ड चीज़ें होती हैं, एक वर्चुअल कैलकुलेटर, स्क्रिबल पैड। जब भी आप मॉक टेस्ट दो फुल लेंथ, तो इन दोनों का ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करो। कोशिश करो कि वर्चुअल कैलकुलेटर आप अभी से यूज़ करना स्टार्ट कर दो। स्क्रिबल पैड जितने भी आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हो या फिर बाद में जब फुल लेंथ मॉक दोगे, तो इन दोनों में आपको पूरा प्रो बन के जाना है। समझे आप मेरी बात? बहुत ही बढ़िया। आ जाओ। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 15 से मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। जितने भी ईसी इलेक्ट्रिकल आईएन वाले बच्चे हैं, अगर आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से डरते हो या आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से सोच के फोबिया लगता है, तो जैसे आपको पहले बाकी सारे सब्जेक्ट से लगता था और वो फोबिया मैंने आपका दूर किया, वैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। इतना ज़्यादा सिस्टमैटिक, इतना ज़्यादा मॉडल बेस्ड कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे आप लोग मुझसे कंट्रोल पढ़ते हो, जैसे सिग्नल्स पढ़ते हो, जैसे आप लोगों ने नेटवर्क पढ़ा, डिजिटल पढ़ा, कम्युनिकेशन, ईएमएफटी, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड भी पढ़ोगे इस साल। तो ये सारे सब्जेक्ट्स क्योंकि इतने सिस्टमैटिक होते हैं, तो इसलिए आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। उसके अलावा मार्केट में अभी जितने भी आप सब्जेक्ट देखोगे, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो मेरे ही नोट्स को कॉपी करके या मेरे नोट्स का ही सबसेट वो आपको डिलीवर करने वाले हैं। उसमें 1 या 2 चीज़ें अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, बट ये उनका खुद का कंटेंट नहीं है जिसमें उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सालों साल रिसर्च करके कंटेंट डेवलप किया हो। तो आपके लिए ये फ़ायदा है कि आप एक ओरिजिनल टीचर से पढ़ सकते हो। तो मॉडल बेस्ड कंटेंट इसमें देने वाला हूँ। डायोड के क्वेश्चन रैंडमली नहीं करेंगे, पहले 1 डायोड का करना सिखाऊंगा, फिर 2 डायोड का, फिर 3 का, फिर 4 का। इस तरीके से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम लोग इसमें कवर करेंगे। अब मैं आपको डीपीपीस के साथ क्लास में असाइनमेंट भी देने वाला हूँ। हर क्लास के बाद आपको 4-5 क्वेश्चन का असाइनमेंट मिलेगा, सो दैट जो बच्चे डीपीपी नहीं कर पाते या जिनके पास टाइम कम है, तो उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर ना आए कि उन्होंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं किया। उसके अलावा जब आप लोग बोलोगे तब मैं क्विजेज शेड्यूल कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे डायोड खत्म हो गया तो डायोड के क्विजेज आप कर सकते हो। कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव रहते हैं मेरे कोर्सेज। उसके अलावा थॉट प्रोसेस बेस्ड टेक्निक में यहाँ पे आपको सिखाता हूँ, और मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। मेरे सारे सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम ओरिएंटेड टेक्निक्स होती हैं कि आपको अल्टीमेटली एक क्वेश्चन सॉल्व करने लायक आपको बनाना है। तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हो, तो याद रखिएगा जब आप ये कोड यूज़ करोगे, विशाल गेट होना चाहिए, ठीक है? बहुत सारे लोग विशाल 20 यूज़ कर लेते हैं अपने मन से, कुछ और यूज़ कर लेते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ यही कोड VISHALGATE। अगर आप ये यूज़ करते हो, आप उसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेना और मेरी टीम को इमीडिएटली व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? जैसे आप व्हाट्सएप करोगे, आपको मैं डाउट सॉल्विंग ग्रुप, विच इज़ अ मेंटोरशिप ग्रुप, एक्सेस ऑफ द स्टडी मटेरियल, ठीक है, इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को जिसमें कि 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, ये आपको स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों को यहाँ पे दे दूंगा। उसके अलावा डीपीपीस का एक्सेस और सारे अपकमिंग अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बट जब आप ये कोड यूज़ करोगे तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। अगर आप कोई और कोड यूज़ करके आते हो और आप बोलते हो कि सर प्लीज़ मुझे दे दीजिए, मैंने कोई और कोड यूज़ किया है, तो आपको इनमें से किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं मिल पाएगा। ये मेरी टीम, मैं आपको अलग अलग माध्यम से बार बार बता रहे हैं, सो दैट आपके पास एक आइडिया हो कि अगर आप आकर प्लेटफॉर्म पे 7 महीने, 1 साल, 2 साल तैयारी करने वाले हो, तो आप अपनी तैयारी को इन सारी चीज़ों से ज़रूर पैक कर लेना, सो दैट आपकी तैयारी
फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतनी हो जाए कि आपको दोबारा तैयारी करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि देखो तैयारी के दौरान डाउट आना बहुत नॉर्मल सी बात है। अब वो डाउट सॉल्व कैसे होगा उसके लिए मैं आपको बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस बता दे रहा हूँ। फोटो खींचो, ग्रुप पे डालो, सॉल्यूशन ले लो उसका। कुछ आपको मुझसे पूछना है, मुझसे कनेक्ट करना है, डिस्कशन करना है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। 5,000 से ज़्यादा क्वेश्चन का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, डीपीपी मिल जाएंगे आप सभी लोगों को, और भी जितने भी अपकमिंग मटेरियल्स मैं डेवलप करूँगा बाय डिफॉल्ट उसका एक्सेस आपके पास रहेगा। बट अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यार उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कोड आप यूज़ करके ही अनअकैडमिक प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करिए, ठीक है। उसके अलावा अनअकैडमी के अभी जितने भी सब्सक्रिप्शन है सब पे फ्लैट 60% ऑफ चल रहा है। तो ये बेस्ट टाइम आप सभी लोगों को अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का, मेरे साथ जुड़कर मेरी गाइडेंस में अपनी तैयारी को कंप्लीट करें। आज का ये सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। आपकी तैयारी अभी कितने मार्क्स की हो चुकी है ये भी बताइए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे सेशंस आपके लिए क्रिएट करूं जिसमें मैं आपको बताऊं कि रिवीजन कैसे प्रॉपरली कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हो, आपको अपनी प्रिपरेशन में सब्जेक्ट का सीक्वेंस क्या रखना चाहिए, इस तरीके के छोटे छोटे हैक्स अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बताना, अपनी राय जाहिर करना। तो मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे पावर पैक्ड एनालिसिस बेस्ड और वैल्यू एडेड सेशंस क्रिएट करूंगा सो दैट आप गेट में अपने पूरे पोटेंशियल को ना सिर्फ बीट कर पाओ बल्कि उसको सरपास भी कर पाओ। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।